नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज ये मैंने वीडियो खास करके उन व्यूवर्स के लिए बनाया है जो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा है चिराग पास्ते जी ने। सर, मेरी बाइक चोरी हुई थी और वो अभी पुलिस स्टेशन में ही है, तो वो मुझे वापस लेनी है, लेकिन पुलिस बोल रही है कि आपको आरोपी मिलने के बाद ही ये बाइक मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर किसी पर्सन की वो कोई बाइक चोरी हुई है या खो गई है और वो पुलिस थाने में पुलिस को मिल गई है, वो जैसे भी मिली है, चाहे उसके अंदर जिसने चोरी करी है वो बाइक उसको वो पर्सन मिल गया या नहीं मिल गया है, आप पुलिस थाने में जाइए, पहले अपनी बाइक को आइडेंटिफाई कीजिए एंड देयर आफ्टर जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां पर आप सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाएं। अगर पुलिस को जाकर के बोलेंगे मेरी बाइक वापस कर दो, बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप गलती कर रहे हो, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल सबसे पहले जाइए, आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या थाने में जो बाइक खड़ी है वो आप ही की है। अगर वो बाइक आपकी है, आपको कुछ नहीं करना, कंसर्न पुलिस स्टेशन का जो भी आपका कंसर्न कोर्ट है वहां पर एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगाइए सुपरदारी की। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि सच एंड सच बाइक का मैं मालिक हूं, ये मेरी बाइक सच एंड सच डेट पे खो गई थी और अब ये बाइक पुलिस वालों के पास उनकी कस्टडी में है, चाहे उन्होंने वो रिकवर करी है या किसी चोर से उनको मिली है, कहीं से भी मिली है, जैसे भी मिली है उसकी रिपोर्ट पुलिस वाले अपने आप देंगे कोर्ट के अंदर। और ये बाइक का मैं मालिक हूं, इसके पेपर मैं आज एप्लीकेशन के साथ लगा रहा हूं, मेरे को ये बाइक सुपरदारी पे छोड़ी जाए। इतना आपको करना है, फालतू की कोई बात नहीं करनी। पुलिस को जाकर के ये नहीं बोलना कि मेरी बाइक है मेरे को वापस दे दो, वो आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। आपको जो करना है मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके अंदर जो देख रहा हूं जो आया है हमारे पास, तो दोस्तों यहां पर ये व्यूअर पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने किसी को 20/10/2018 को कोई चेक दिया था और बाद में उस पर्सन ने उस चेक को मिसयूज कर लिया, उस पर ओवर राइटिंग करके 20/12/2018 बना करके। और यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि क्या इस केस के अंदर उनको सजा होगी या वो केस जीत जाएंगे। देखिए, ये सारी चीजें केस के अंदर उनके ट्रायल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप बोल रहे हो वो ओवर राइटिंग हुई है, सबसे पहली चीज वो बाउंस चेक का जो रीजन है वो क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। क्या वो बाउंस चेक का रीजन ओवर राइटिंग तो नहीं आया है, आप देख लीजिए। दूसरी चीज, उसमें कितने पेन यूज हुए हैं, वो ओवर राइटिंग क्या 2 डिफरेंट पेन की है, आपको वहां पर कोर्ट के समक्ष उसकी फोरेंसिक जांच कराने की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। उस चेक की फोरेंसिक जांच कराइए, पहले देखिए कि क्या उसके अंदर 2 पेन यूज हुए हैं। अब साथ में आपको कोर्ट में यह भी प्रूव करना है कि ये ओवर राइटिंग एक्यूज पर्सन ने, मतलब आपने नहीं करी है, ये कंप्लेनेंट ने खुद करी है। आपने जब चेक दिया था वो 20/10/2018 का दिया था। अगर कोर्ट में आप ये प्रूव कर पाएंगे कि ये ओवर राइटिंग आपको जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, जो कंप्लेनेंट है उसने करी है, तो डेफिनेटली आपको कोर्ट केस जीतेंगे। और अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि कंप्लेनेंट ने ओवर राइटिंग करी है, तो ये केस आपके अगेंस्ट भी डिसाइड हो सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन हो रहा है अनिल परमार जी का, वो पूछते हैं, रिस्पेक्टेड सर, इन केस डेप्टर हैज हैंडेड ओवर चेक फॉर फुल अमाउंट टू द क्रेडिटर and later on the debtor make part payment either by directly depositing part payment or the debtor give part payment checks to creditor and it's encashed, and if the debtor does not wish to give remaining amount check, what will be the situation for creditor। देखिए दोस्तों, मैंने अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस करा था, सेक्शन 56 ऑफ एनआई एक्ट, जिसके अंदर मैंने बताया अगर किसी चेक का आपने पेमेंट लिया है और उस चेक के एनकैश होने से पहले जिस पर्सन ने वो चेक दिया है वो आपके अकाउंट में कुछ उसकी पार्ट पेमेंट जमा करा देता है, तो यहां पर अगर उस चेक को लेकर के आप बाउंस कराते हैं और कोर्ट के अंदर 138 एनआई एक्ट का केस डालते हैं, तो यहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 10 अक्टूबर 2022 को, ये आपके अगेंस्ट है। वहां पर वो क्लियर बोलते हैं कि अगर इस तरह की कोई पार्ट पेमेंट है और उस पार्ट पेमेंट का आपने एंडोर्समेंट नहीं कराया आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो आपको इन लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं माना जाएगा। तो अब करना क्या है, यहां पर अनिल परमान जी ने पूछा करना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर आपको सेक्शन 56 अगर आप देखेंगे वहां ये बोलता है कि किसी भी तरह की एंडोर्समेंट चेक के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बशर्ते अगर आपको कोई पार्ट पेमेंट मिली है तो आप उसकी एंडोर्समेंट चेक के ऊपर करा सकते हैं। तो अगर आपको पार्ट पेमेंट भेज रहा है तो इमीडिएटली अपने चेक को भेजिए और वहां पर उसकी एंडोर्समेंट करा लीजिए कि भाई इतनी मैंने पार्ट पेमेंट इस पेमेंट के बदले में दी थी। देयर आफ्टर अगर वो चेक बाउंस होता है तो वहां पर जब आप नोटिस भेजेंगे
तो वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए भेजेंगे। जो चेक बाउंस डालेंगे वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 20 लाख का चेक मिला, आपने 5 लाख की पार्ट पेमेंट मिल गई, आप दोबारा से आप 20 लाख का चेक बाउंस का केस डाल रहे हैं, नहीं चलेगा। वो करना क्या है, एंडोर्समेंट ले लीजिए, 15 लाख का चेक बाउंस का केस डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि चेक बाउंस केस के अंदर आपको समस्या आ रही है, आप ऑर्डर 37 सीपीसी समरी सूट इसके अंदर डालिए और वहां पर मैं आपको बता रहा हूं इमीडिएटली आपको ऑर्डर मिल जाएगा। रिकवरी केस डालिए, ठीक है, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, लेकिन सिविल केस के अंदर आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। अगला क्वेश्चन एक आया है दोस्तों, ऑल द लॉयर्स नोज दैट देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 15 days. It is mistake of the lawyer of the complainant who filed such complaint within 15 days. ये चेक बाउंस केस के लिए बात हो रही है दोस्तों। The court clerk accepting the complaint should have guided the complainant and his lawyer to file the complaint 1 day late. Simply and easy. Precious time of all wasted in such a small technical procedure. चिराग जी ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट के अंदर अगर कोई लिमिटेशन पीरियड से पहले अगर कोई लगा रहा है तो आप ये एक सजेशन दे रहे हैं कि क्लर्क जो होना चाहिए वो पहले उसको रोक दे कि आप एक दिन बाद फाइल करो केस को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने सारे हमारे इंडिया में कानून हैं और हर एक कानून के अंदर अलग अलग तरह का लिमिटेशन है। तो इट इज नॉट अ वर्क ऑफ क्लर्क कि वो आपके जो काम लीगल चीजें हैं उसको जान जाए। अगर क्लर्क को लीगल सारे पहलू मालूम होंगे तो वो क्लर्क ही नहीं करेगा वहां पर बैठ करके, वो भी वकालत करेगा। तो ये काम अल्टीमेटली लॉयर का है। लॉयर हैज टू सी कि आपका वो लिमिटेशन के अंदर है, लिमिटेशन एक्सपायर होने वाली है या नहीं होने वाली है, कब केस फाइल करना है। अगर आप किसी भी केस को प्री मैच्योर फाइल करते हैं तो वो भी आपका डिसमिस हो जाएगा, और अगर आप किसी केस के लिमिटेशन खत्म होने के बाद उसको फाइल करेंगे वो केस भी आपका ट्रबल में रहेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन करा है राधिका जी ने, वो बोलती हैं कि मेरे पास ऑल्टो 800 है और उसमें 12 इंची के अलॉय आते हैं, मुझे 13 इंची अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाना है, तो क्या मैं करवा सकती हूँ? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो भी गाड़ी के स्पेसिफिकेशन होते हैं वो गवर्नमेंट से पास हुए होते हैं और आप गाड़ी में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हो। हाँ, अगर आप कोई भी माइनर मॉडिफिकेशन करा रहे हो जिससे गाड़ी की शेप कहीं से भी चेंज नहीं हो सकती है तो आप उस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर गाड़ी में आप कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन कराते हैं जिससे गाड़ी की स्पेसिफिकेशन ही चेंज हो जाती हैं तो मॉडिफिकेशन टोटली इलीगल है। आपको ध्यान रखना है, कभी भी गाड़ी में जो आप मॉडिफिकेशन कराएं तो ध्यान रखिए। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको गाड़ी की मॉडिफिकेशन करानी है तो आप आरटी को अप्रोच कीजिए, मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाइए, वहां बताइए मैं गाड़ी के अंदर ये चेंजेस कराना चाहता हूं, मेरे को अलाउ कीजिए। वो आपके आरसी के अंदर वो चेंजेस भी एंडोर्स करेंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया दास जी का, वो पूछता है मेरे फादर की एक केस के अंदर बेल हो गई है और बेल के होने के बाद वहां पर जो लॉयर है वो पैसे मांग रहा है और वो कह रहा है कि कोर्ट के अंदर पैसे जमा कराने हैं, डिपॉजिट कराने हैं, तो क्या कोर्ट में कोई ऐसा पैसा डिपॉजिट कराना होता है? काइंडली एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, बेल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने कोर्ट से बेल ली है तो बेल लेने के बाद वहां पर आपको एक बेल बॉन्ड भरना होता है जिसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट का आपको एक श्योरिटी फर्निश करना पड़ता है। अब ये जो श्योरिटी और सिक्योरिटी की जब बात आती है तो यहां पर आपको कैश अमाउंट नहीं देना होता। मान लीजिए कोर्ट से आपको बेल मिली है, कोर्ट ने आपको 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए बोला है, तो यहां पर आपको 50,000 के अमाउंट जितना कोई आपको सिक्योरिटी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी है। वो सिक्योरिटी किस रूप में हो सकती है? आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई एफडी है, तो गाड़ी की आरसी आपके कोर्ट में जमा हो सकती है। अब ये गाड़ी किसकी होगी? जो आपकी श्योरिटी दे रहा है। और श्योरिटी किस चीज की देंगे कि जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी, जिस एक्यूज पर्सन की बेल हुई है, जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी वो कोर्ट के अंदर समक्ष प्रस्तुत होगा और कभी भी कोर्ट की डेट को मिस नहीं करेगा। ये गारंटी आपकी श्योरिटी दे रहा है, और जो श्योरिटी देने वाला है उसका एक सिक्योरिटी अमाउंट, जितने भी अमाउंट का कोर्ट बोलती है, मान लीजिए अगर कोर्ट ने बोला है कि 50,000 रुपए की सिक्योरिटी दीजिए, तो आपको 50,000 रुपए की लाइक अमाउंट की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी असेट या फिर एफडी कोर्ट के अंदर जमा करानी होगी। अब यहां पर कोर्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्ट में जाकर के 50,000 रुपए जमा कराने हैं, कहीं पर भी नहीं है। आपको 50,000 रुपए लाइक अमाउंट की श्योरिटी कोर्ट के अंदर देनी है, वो भी आपके उसके पेपर लगेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक नितिन कुमार जी ने पूछा है, सर आपने ये नहीं बताया कि अगर किसी से पैसे लेने हो वो भाग गया हो, अब उससे पैसे कैसे मिलेंगे, और 4 साल से मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूं और तारीख आने वाली है। देखिए दोस्तों,
किसी भी केस के अंदर अगर आप कंप्लेंट केस के अंदर गए हैं 138 के, या आपने सिविल केस डाला है, तो यहाँ पर कोर्ट का कोई तरीका नहीं है कि आपको वो एक्यूज पर्सन को या आपके रिस्पोंडेंट को ढूंढ करके लेके आएंगे। आपको करना क्या है, आपको उस पर्सन को खुद ही आइडेंटिफाई करके निकालना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। कोर्ट को फ्रेश एड्रेस सप्लाई करना होगा। अगर आप 138 केस के अंदर हैं तो आप जो भी एड्रेस दिया है कोर्ट को ये बता दीजिए, यही है मेरे पास एक बेस्ट नोन एड्रेस है। कोर्ट उसके अंदर बेलेबल वारंट करेगी, नॉन बेलेबल वारंट करेगी और बाद में उसको पीओ डिक्लेयर कर देगी। और पीओ डिक्लेयर होने के बाद आप किसी भी टाइम में जब भी आपको पता लगता है कि ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, इस पर्टिकुलर सिटी में बैठा हुआ है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं और उस केस को दोबारा से रिस्टोर करके उसके अगेंस्ट पूरी क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल केस के अंदर अगर पर्सन आपके केस में नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली उसके अंदर 520 की एप्लीकेशन लगाइए और वहां पर उसको एक्स पार्टी करके उस केस को अपने फेवर में डिसाइड कराइए। और बाद में जब भी आपका वो पर्सन मिलेगा उसका एड्रेस अप्लाई करके उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन फाइल कीजिए। आने वाले टाइम में वो उस केस को कभी भी आपके खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आने वाले समय में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए और मैं आने वाले समय में आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देता रहूंगा और आपके उसके सॉल्यूशंस बताता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।